हेलो फ्रेंड्स, मैं नवल किशोर चौधरी सीए आज आप सबके सामने जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक हमारे हर एनआरआई से संबंधित है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टीज बाय एनआरआई। You have seen that कि NRI are also holding properties in India, and sometimes they want to sell this property and repatriate to outside India. Then what will be the income tax implication? How much TDS will be deducted? And how to repatriate this fund, etc. We will be discussing in detail in today's video. तो दोस्तों, मेरा अब तक का जो उद्देश्य है कि हम जो टैक्स के इम्प्लीकेशंस हैं उसको काफ़ी सरल भाषा में जो आप समझ सकते हो उसकी बारीकियों को बताएं। तो जो भी एनआरआई हैं, तो जब आप कोई प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है और आप जब सेल करना चाहते हो तो उसमें टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। तो अगर एनआरआई कोई भी प्रॉपर्टी अपनी इंडिया में किसी को भी सेल करेगा तो उस प्रॉपर्टी के सेल के ऊपर बायर को एक टीडीएस काटना होता है कि जितनी भी अमाउंट की सेल होगी उस अमाउंट के ऊपर जो आपका बायर है वो एक टीडीएस काटेगा, जिसको हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, जो कि पहले 20% था, लेकिन अब इस साल की जो बजट 24 पास हुई है पार्लियामेंट में, तो उसकी जो टैक्स रेट है दैट इज़ रिड्यूस टू 12.5%। अब 12.5% जो है ये आपका बेसिक रेट है। इसमें 10% सरचार्ज इंक्लूड है जो कि आपके 12.5% पे अप्लीकेबल है, प्लस 4% एजुकेशन सेस है। तो ये अमाउंट आपको टीडीएस जो डिडक्ट करेगा, जो आपके बायर जो आपसे प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है वो आपके सेल कंसिडरेशन में से ये अमाउंट डिडक्ट करके फिर आपको बैलेंस पेमेंट पे करेगा। अब सवाल आता है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि करोड़ों में प्रॉपर्टी की वैल्यू हो रही है। मान लो अगर 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी अगर कोई एनआरआई सेल करता है और बेसिक रेट हम 12.5% ही अभी कंसीडर करके चलें, मतलब उसमें हालांकि आपका सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी ऐड होना है, लेकिन 12.5% ही अगर हम ऐड करें तो 12.5 लाख रुपया इनके अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम एज्यूम करेंगे, अगर उस एनआरआई ने ये प्रॉपर्टी मान लो 70 लाख की ख़रीदी है, तो 70 लाख की अगर प्रॉपर्टी को ख़रीद करके एनआरआई इसको 1 करोड़ में अगर सेल कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ये होगा कि इसकी कैपिटल गेन आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन वर्कआउट हम कैसे करते हैं? कैपिटल गेन वर्कआउट के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि जिस भी अमाउंट पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो उस अमाउंट में से जो अमाउंट पे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदा उसको आप डिडक्ट कर देंगे तो आपका कैपिटल गेन निकल जाएगा। जैसा कि अभी हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो 1 करोड़ है और आपने इस चीज़ को परचेज़ किया है 70 लाख में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका जो कैपिटल गेन यहाँ पे बनता है वो 30 लाख बनता है। अब सवाल आता है कि कैपिटल गेन 30 लाख तो हमें पता हो गया। अब सवाल आता है कि आपने इस प्रॉपर्टी को कितने पहले ख़रीदी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें इस कैपिटल गेन में ये देखना होगा कि
कि ये जो कैपिटल गेन 30 लाख है, क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो जो अभी हम टैक्स रेट 12.5% की बात कर रहे थे, वो 12.5% का जो टैक्स रेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं लगता। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के डेफिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आप इस प्रॉपर्टी को 2 साल से होल्ड किए हो। इसका मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर 2 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए से आपने ख़रीद रखा है, तो आपका जो भी कैपिटल गेन बनेगा वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म बनेगा। और मान के हम चलते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी जो 70 लाख की है वो आपने 2 साल पहले ख़रीदी हुई है, तो इस तरह से इस पे जो कैपिटल गेन बना 30 लाख, वो 30 लाख कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा। अब ये लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपका 12.5% आपका जो है वो आपका टैक्स बनता है। आपका टैक्स कितना बनता है यहाँ पे 12.5 लाख। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स देना है गवर्नमेंट को, वो टैक्स बनता है 3,75,000, सिर्फ 3,75,000। लेकिन अभी हमने जैसे पहले आपको कहा कि जो भी एनआरआई अपनी प्रॉपर्टी की डील करते हैं, तो बायर के ऊपर में ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि जो भी सेल कंसिडरेशन है, जैसे कि इस केस में आपका सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ के ऊपर में 12.5% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस उसको डिडक्ट करना है। तो हमने आपको 12.5% जो है हम आपको बताए थे कि एक बेसिक रेट है, और इस 12.5% के ऊपर 10% अगर हम सरचार्ज को इंक्लूड करते हैं तो आपका, और प्लस आपका 4% एजुकेशन सेस लगेगा। तो जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आप तीनों को कैलकुलेट करके टैक्स निकालेंगे। लेकिन आपको की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको एक फिगर लेके चलते हैं कि आप 12.5% बेसिक रेट से ही कैलकुलेट करते हैं, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ता है। 1 करोड़ के ऊपर कितना डिडक्ट होगा आपका 12.5 लाख रुपया, 12,50,000। और जबकि अभी आपने देखा कि आपको कैपिटल गेन एक्चुअली में बनता ही है 3,75,000। तो इस हिसाब से अगर आपने देखा तो 8,75,000 टैक्स आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जा रहा है। मतलब आपके बायर ने 8,75,000 आपको ज़्यादा डिडक्ट कर ले रहा है। तो इससे आपका जो पेमेंट है, नेट इनफ्लो है, आपके बैंक में जो पैसा है वो 8,75,000 से कम है। तो मैं आपको इसका भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका एक सॉल्यूशन है, जब हमें अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये देखने को मिलता है कि हमारा कैपिटल गेन टीडीएस रेट से कम बन रहा है, जैसा कि इस केस में 3,75,000 है, जबकि आपका बायर डिडक्ट कर रहा है 12.5 लाख, तो आपको 8,75,000 नहीं देना बनता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक लो रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको इशू कराना होता है। उस लो रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट में अगर इशू करा लेते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारे कैलकुलेशंस और पेपर को चेक करने के बाद अगर उनको लगता है कि आपका टैक्स 375 ही बनता है, तो आपको 375 ही टैक्स रेट की एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इससे ये होगा कि आपके जो बायर है, अब 12.5 लाख की जगह 3,75,000 ही आपके अमाउंट से वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे और उसको गवर्नमेंट को पे कर देंगे, जिसकी चालान की कॉपी आपको दी जाएगी। तो ये रहा कि हम अपने टैक्स कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज़ करें। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर एमआरआई चाहता है कि हम और भी टैक्स अमाउंट को, जैसे 30 लाख उनका कैपिटल गेन है और वो चाहता है कि हमें एक भी पैसा टैक्स ना लगे, तो उनके लिए है कि या तो वो चाहे कि 30 लाख का कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर खरीद ले, सिर्फ 30 लाख का जितना कैपिटल गेन बना है उतना की प्रॉपर्टी खरीद ले, तो उनको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनेगा। तब यहाँ पे जो 12.5 लाख रुपया टीडीएस डिडक्ट कर रहा था, तो इनकम टैक्स से सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करके आप जो है उस अमाउंट को जीरो कर सकते हो। हालांकि जीरो की सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रैक्टिकली इशू नहीं करता है, कम से कम सेल वैल्यू को 3% डिडक्ट कर दिए हैं।
तब होगा कि भाई अगर ज़्यादा डिडक्ट हो गया तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें, और मैं ये एडवाइस करूँगा कि कोई भी एनआरआई जब भी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। उसमें अपनी कैलकुलेशंस को दिखाएं कि आपने वो प्रॉपर्टी में कितने में ख़रीदी थी, कितने में बेची, क्या टैक्स बना और कितना टीडीएस बना, रिफंड बना, क्या बना, उसकी पूरी डिस्क्लोजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़रूर आप फाइल करें। आप नहीं फाइल करते हैं तो ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेज आएगा, और नोटिसेज हो सकता है कि आप इंडिया में नहीं रहते हो, नोटिसेज आपका अनसर्व होगा और डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक पेनल्टी वगैरह लगा दे, जो कि बहुत सारे केसेस में, जो हमारे पास बहुत सारे एनआरआई के केस आए हैं, तो मैंने कई केसेस में देखा कि एनआरआई को पता ही नहीं है कि उनके नाम से इनकम टैक्स ने कोई नोटिस इशू किया, कोई डिमांड रेज किया, और आगे चल के बहुत सारी परेशानी होती है। तो आप खास करके इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह की कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया गया, तो 30 लाख की आप प्रॉपर्टी खरीद लें तो आपका कैपिटल गेन टैक्स बच गया, तो फिर भी आपके पास 70 लाख है, वो 70 लाख फ्रीली आप चाहे तो इंडिया के बाहर आप रिपैट्रिएट कर सकते हो। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लगा कि हमने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है तो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉन्ड इशू करते हैं जो कि आरईसी बॉन्ड है, पीएफसी बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड में भी आप 30 लाख को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो उसमें से भी आपका इनकम टैक्स में किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का रहेगा, और बैंक 5.5% अमूमन इंटरेस्ट देता है, जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो आप इसकी प्लानिंग अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आया या फर्दर आपको कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, हम आपकी सारी क्वेरीज का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, ज़रूर ही आप उसको लाइक करें, या अगर आप देखते हैं कि आपके कोई भी कलीग, आपके आसपास कोई भी अगर इसको इस तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसको इस तरह की ज़रूरत है, तो आप इनके बीच इस तरह की वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि आप हमारे और भी अपकमिंग वीडियो से आपको जानकारी मिल सके। और हमने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल CA नवल किशोर चौधरी के नाम से है, आप उसको ज़रूर देखें, और कोई भी चीज़ें हों और भी वीडियो देख करके आप उसका ज़रूर लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2025 वेल इन एडवांस। आपका साल काफ़ी मंगलमय हो, और मंगल का ही वर्ष है, हमारा हनुमान जी का वर्ष है। तो आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।